देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। सभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त बसंत, और लेकर आ गए हैं आपके लिए गणित हुआ आसान का एक और अंक। और आज गणित हुआ आसान के इस अंक में गणित को आसान करने के लिए हमारे साथ हैं IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा, जो हमें बताएंगी सेट थ्योरी के बारे में। चलिए जानते हैं गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में, और साथ में है हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। नमस्कार बच्चों। नमस्ते मैम। मैं अर्चना शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, IIT अलवर से अब गणित हुआ आसान के इस अंक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के अंक का विषय है समुच्चय यानी सेट थ्योरी। हाँ, एक बार आप सभी लोगों का परिचय ले लेते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जीनता है। आप बताएं। मेरा नाम सकलता है। आप बताएं। मेरा नाम विजय है। आप बताएं। मेरा नाम नवनीत है। आपका नाम? मेरा नाम अमित है। धन्यवाद। जैसा कि हम पहले कुछ एपिसोड्स में काफी हद तक समुच्चय के बारे में जान चुके हैं। समुच्चय एक सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। वह समुच्चय के कई प्रकार होते हैं। याद है आप लोगों के? जी मैम। हमने कई प्रकार के समुच्चयों को स्टडी किया है पहले। यस मैम। जैसे कि रिक्त समुच्चय। क्या आप जानते हैं हम कैसे समुच्चय को रिक्त समुच्चय कह सकते हैं? जी मैम। बताएं एक बार। मैम, जिस समुच्चय में कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। बिल्कुल सही। क्या आप रिक्त समुच्चय का कोई एग्जाम्पल हमें बता सकते हैं? मैम, जैसे कि 10वीं की कक्षा में कोई 11वीं की विद्यार्थी के बारे में हम बात करें तो रिक्त समुच्चय को सो। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने अमित। इसी प्रकार हमने और भी समुच्चय को पढ़ा, जैसे परिमित और अपरिमित समुच्चय, जिन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, फाइनाइट सेट मतलब जिनमें अवयवों की संख्या कैसी हो, सीमित हो। ठीक है बच्चों? जी मैम। हाँ, तो आप बताएं जिनता एक बार। जैसे एक सेट है जिसमें चेतन भगत के नॉवेल्स हैं, वो एक फाइनाइट सेट का। बिल्कुल सही, क्योंकि चेतन भगत के जो अभी नॉवेल्स हैं, जो उपन्यास हैं, उनकी काउंटिंग पॉसिबल है। उन्हें काउंट किया जाए, वो सीमित है। अभी तक कितने हैं? 7 हैं। क्या आपको उनके नाम मालूम है? जी मैम। हाँ, बताएं एक बार अमित। पहला नॉवेल मैम 5 Point Someone। अच्छा मैम, दूसरा One Night at the Call Center। मैम, तीसरा 3 Mistakes of My Life। हाँ। चौथा 2 States। पांचवा Revolution 2020। मैम, छठा What Young India Wants। और सातवां Half Girlfriend। बिल्कुल सही। ठीक है, यानी आपने एक ऐसा सेट बताया है जिसमें चेतन भगत द्वारा लिखित सारे उपन्यासों का संग्रह है, और वो काउंटिंग में कितने हैं? 7 है। बिल्कुल सही। अब बढ़ते हैं इनफाइनाइट सेट्स की तरफ। बताएं नवनीत, इनफाइनाइट सेट्स का मतलब क्या होता है? अपरिमित समुच्चय वह समुच्चय होते हैं जिनमें हम एलिमेंट्स की संख्या को गिन नहीं सकते, वह अनगिनत होते हैं। अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं। बिल्कुल सही। क्या आप कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हैं जो इनफाइनाइट सेट को प्रेजेंट करता हो? जी मैम। बताएं। मैम, नेचुरल नंबर्स। बिल्कुल सही, क्योंकि नेचुरल नंबर्स कैसे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग कभी खत्म नहीं होगी। बिल्कुल सही। क्या आप कोई और एग्जाम्पल अमित आप बता सकते हैं? हाँ मैम, होल नंबर का सेट ले लेंगे। बिल्कुल सही, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। बिल्कुल सही। बिल्कुल। आप जानते हैं हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी जगह पर सेट थ्योरी का प्रयोग करते हैं। जैसे आपकी नोटबुक के जो पेजेस हैं, वे भी एक समुच्चय हो सकते हैं। ठीक है ना? नोटबुक में जो पेजेस हैं वो भी कैसे होंगे, सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे ना। वो समुच्चय कैसा होगा वैसे बताएंगे एक बार? क्या वो सिंगलटन सेट होगा? बताइए, क्या वे एक सिंगलटन सेट होगा? जी मैम।
रीजन आप बता सकते हैं? मैम मैं व्याख्या नहीं कर सकती। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक नोटबुक के जितने भी पेजेस होंगे वे सभी एक जैसे होंगे, और आप अच्छे से जानते हैं कि सेट में जब हम एलिमेंट लिखना शुरू करते हैं तो जो एलिमेंट फिर से रिपीट हो रहा होता है हम उसे दोबारा सेट में प्रदर्शित नहीं करते हैं, इसीलिए वो सेट कैसा हो जाएगा? सिंगलटन सेट, जिसमें अवयवों की संख्या कैसी रहेगी? एक। ठीक है, क्योंकि वे सभी कैसे हैं? एक समान। ठीक है जी मैम। आगे समझ में आपको? जी मैम। बिल्कुल सही। तो बच्चों, आज हम जानेंगे एक और नए समुच्चय के प्रकार के बारे में, यानी उचित उपसमुच्चय, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं। ठीक है जी मैम। उचित उपसमुच्चय की परिभाषा के अनुसार मान लीजिए कि सेट ए और सेट बी दो समुच्चय आपके पास हैं। एक का नाम क्या है? ए, और दूसरा कौन सा सेट है? बी। ठीक है, यदि सेट ए सेट बी का सबसेट है, यदि सेट ए बी का सबसेट है तथा सेट ए सेट बी के बराबर नहीं है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पर आपके पास दो सेट हैं, ए और बी। ठीक है बच्चों? जी मैम। जी मैम। यदि ए बी का सबसेट है, यानी जो भी एलिमेंट्स बी में हैं वे सारे एलिमेंट्स ए में भी होंगे। आप सभी जानते हैं उपसमुच्चय होने के लिए ये परिभाषा पूरी होना जरूरी है। जी मैम। जानते हैं आप लोग अच्छे से इस बात को? जी मैम। तथा सेट ए सेट बी के बराबर नहीं है, यानी जो सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हैं वो सारे एलिमेंट्स ए में नहीं है, कुछ कम है। ठीक है, समझ आ गया आपको? जी मैम। तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। कौन सा उपसमुच्चय कहलाएगा? उचित उपसमुच्चय। और इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर सबसेट। अब मैं आपको इस परिभाषा को एक उदाहरण से समझाती हूँ। ठीक है बच्चों? जी मैम। देखिए, एक सेट है ए और सेट के जो एलिमेंट्स हैं वे चार संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4। आप सभी जानते हैं कि हम एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल अल्फाबेट की सहायता लेते हैं, उसी से निरूपित करते हैं और एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में दिखाते हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं नवनीत? 4 एलिमेंट्स। 1, 2, 3 and 4। ठीक है, जी मैम। एक और समुच्चय हमने लिया है, वो समुच्चय है सेट बी। ठीक है, जी मैम। और बी में जो एलिमेंट्स हैं वो दो एलिमेंट्स हैं, 2 और 3। ठीक है, जी मैम। क्या आपको समझ में आ गया है? जी मैम। ए में कितने हैं? 4, 1, 2, 3, 4, और बी में कितने हैं? 2 और 3। ठीक है, जी मैम। क्या सेट बी में वे सभी एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में हैं? नहीं मैम। क्या सेट बी के कुछ एलिमेंट्स, मतलब जो सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं, क्या वे ए में उपस्थित हैं? जी मैम। ठीक है, जी मैम। तो पहली चीज क्या हुई? बी जो है वो ए का सबसेट है, बताएं? जी मैम। क्या सेट बी सेट ए का सबसेट है? जी मैम। है? जी मैम। क्या सेट ए सेट बी के बराबर है? नहीं मैम। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि सेट बी सेट ए का प्रॉपर सबसेट है? जी मैम। क्योंकि परिभाषा के अनुसार यदि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है और वे दोनों सेट आपस में बराबर नहीं है, तो पहला सेट दूसरे का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। ठीक है बच्चों? जी मैम। समझ रहे हैं? जी मैम। बिल्कुल सही। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सेट बी है वो सेट ए का प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, जी मैम। समझ आ गया? जी मैम। क्या आप कोई और उदाहरण बता सकते हैं? उदाहरण के तौर पे हम एक ए सेट लेते हैं जिसमें पेन, पेंसिल, नोटबुक, इरेजर, स्केल होंगे और इसका अर्थ ये है नवनीत कि आपने एक सेट बनाया है। जी मैम। क्या आपने इस सेट का कोई नाम रखा है? जी मैम, ए सेट। ठीक है, आपने एक सेट ए बनाया है और उसमें कितनी टोटल वस्तुएं रखी हैं मैम आपने? 5 वस्तुओं का संग्रह है जिसमें पेन, पेन, पेंसिल, नोटबुक, इरेजर, स्केल। स्केल। ठीक है, आगे बोलिए। हम दूसरा सेट लेंगे हम जिसको नाम देंगे बी। उसमें 2 वस्तुओं का संग्रह है
वह है पेन और स्केल। क्या ये पेन और स्केल, ये इसका अर्थ तो मुझे लग रहा है कि जो सेट बी है वो ए का सबसेट है। क्या आपने ए से ही उसे बनाया है? जी मैम। ठीक है, बताइए। मैम पेन और स्केल जो बी में है वह ए सेट में भी मौजूद है, इसीलिए मैम बी जो है ए का सबसेट होगा। सबसेट तो है ही, क्या ये प्रॉपर सबसेट भी होगा? जी मैम, क्योंकि यह ए जो है वह बी सेट के इक्वल नहीं है। बिल्कुल सही, इसीलिए मैम बी जो है ए का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। बिल्कुल सही, बहुत सही उदाहरण दिया, एकदम सही। अब एक प्रश्न मैं पूछती हूँ। मान लीजिए एक सेट है ए, उसमें हमने अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को एकत्र किया है, स्वरों का संग्रह किया है, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है जी मैम। जानते हैं आप अच्छे से? जी मैम। एक दूसरा सेट लिखिए बी, जिसमें आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, ए, बी, सी, डी। स्मॉल लेटर्स ए, बी, सी, डी। ठीक है बच्चों? जी मैम। क्या सेट ए सेट बी का एक उपसमुच्चय होगा? बताइए अमित। नहीं मैम, नहीं होगा। बताएं ऐसा क्यों? मैम नहीं होगा क्योंकि बी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जैसे कि बी, सी और डी जो इस सेट के एलिमेंट नहीं है। बिल्कुल सही, यानी जो सेट बी है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। जी मैम। बिल्कुल सही कहा, इसीलिए ए बी का उपसमुच्चय नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। जी मैम। क्या ए बी का उचित उपसमुच्चय हो सकता है? बताइए प्रकल्पा, क्या ए बी का उचित उपसमुच्चय हो सकता है? नहीं मैम। क्यों नहीं हो सकता? मैम क्योंकि ए के अंदर 4 और ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी में है। हाँ ठीक है, लेकिन आप इसके लिए एक सरल सा उत्तर भी दे सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल सा है, यदि कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट नहीं है तो वे उसका प्रॉपर सबसेट भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट होने से पहले, उचित उपसमुच्चय होने से पहले उसको उपसमुच्चय भी होना होगा। आपको समझ आ गया है? जी मैम। बिल्कुल सही। चलिए एक और प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ। क्या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, पूर्णांकों के समुच्चय यानी सेट ऑफ इंटीजर्स का उपसमुच्चय होगा? बताइए अमित। जी मैम। बताइए। मैम इसलिए क्योंकि नेचुरल नंबर जो है हमारे नेचुरल नंबर में होल नंबर से जितने भी नंबर है होल नंबर के उसमें सारे हैं, एक जीरो को छोड़ करके जो होल नंबर में मतलब कि होल नंबर का हमारा अमित, हम यहाँ पर इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। मैम आपने क्या बोला था, एक बार जरा फिर से बोले। क्या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय पूर्णांकों के समुच्चय का उपसमुच्चय होगा? अब मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इसका अर्थ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे नंबर्स में आ जाएंगे। ठीक है जी मैम। सेट ऑफ इंटीजर्स का अर्थ है 0, +1, -1, +2, -2। ठीक है, ये जो सीक्वेंस होता है जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे और नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, समझ रहे हैं? जी मैम। विद 0। तो क्या सेट ऑफ इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? जी मैम। इसीलिए जो नेचुरल नंबर्स का जो समुच्चय है वह एक उपसमुच्चय बन जाएगा किसका? पूर्णांकों के समुच्चय का। ठीक है बच्चों? जी मैम। आगे समझ में? जी मैम। अब जिस प्रकार आपने सीखा कि उपसमुच्चय उचित उपसमुच्चय को किस प्रकार से परिभाषित करता है, सीखा ना आपने? उपसमुच्चय को, उचित उपसमुच्चय को किस प्रकार आपने परिभाषित किया है। इसी प्रकार अब हम एक और उपसमुच्चय का अध्ययन करेंगे और उस उपसमुच्चय का नाम है अधि उपसमुच्चय, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है बच्चों? जी मैम। जैसे आपने अभी प्रॉपर सबसेट पढ़ा था, उसी प्रकार अब आपको क्या पढ़ना है? इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है? जी मैम। यदि ए सेट और तथा बी सेट दो आपके पास समुच्चय हैं, दो आपके पास सेट है, कैपिटल ए और कैपिटल बी, ठीक है, और ए सबसेट है बी का, फिर से सुनिए, ए सबसेट है बी का, तथा सेट ए
सेट बी के बराबर है। सेट ए सेट बी के बराबर है। तो सेट ए को सेट बी का अधि उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। जी मैम। क्या आप कोई उदाहरण से अब ये बता सकते हैं? बताइए। मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। ठीक है बच्चों? जी मैम। चलिए बच्चों, तो उदाहरण के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा सेट डिस्कस करते हैं। सेट में 2 ही एलिमेंट हैं, 1 और 2। ठीक है? जी मैम। 2 आपके पास एलिमेंट्स हैं। ठीक। आप सबसे पहले मुझे बताइए कि इस सेट के लिए आप संभव उपसमुच्चय कितने बना सकते हैं? बताइए। कौन कौन से होंगे? मैम 4। कौन कौन से होंगे? मैम एक तो रिक्त समुच्चय हो जाएगा। हाँ, एक होगा जिसमें सिर्फ 1 हो, 1। बिल्कुल। एक होगा जिसमें सिर्फ 2 हो। बिल्कुल और सही। एक होगा जिसमें 1 और 2 दोनों हो। बिल्कुल सही। आप मुझे बताइए आपके पास कुल कितने उपसमुच्चय बन गए हैं? 4। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि हर रिक्त समुच्चय, हर समुच्चय का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। यानी हर एम्प्टी, जो एम्प्टी सेट है, वो हर सेट का एक सबसेट होता है। ठीक है? जी मैम। क्या आप लोग यह भी जानते हैं कि हर सेट खुद का भी सबसेट होता है? जी मैम। ठीक है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आपने मुझे अभी कुल कितने उपसमुच्चय बताए हैं इस सेट के? 4। इन सबसेट्स में कितने प्रॉपर सबसेट हैं? पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। बताइए एक बार नवनीत, कितने प्रॉपर सबसेट्स हैं इसमें? मैम 2 प्रॉपर सबसेट। कौन कौन से? मैम 1 एलिमेंट को जब हम ले लेंगे सेट के अंदर और 2 एलिमेंट को जब हम सिंगली लेंगे। यानी जो हमारे पास यहाँ पर सिंगलटन जो सबसेट बने हुए हैं, वे कौन से होंगे? हमारे प्रॉपर सबसेट होंगे। और इन प्रॉपर सबसेट को अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो जो बाकी बचे हुए उपसमुच्चय होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके इम्प्रॉपर सबसेट, यानी अधि उपसमुच्चय। समझ आ गया आपको? जी मैम। सही है? जी मैम। बिल्कुल सही। क्या आप और कोई उदाहरण बता सकते हैं? कोई ऐसा उदाहरण बताएं जिससे उचित उपसमुच्चय और अधिक उपसमुच्चय का अंतर समझा सकें। बताइए। मैम उदाहरण के लिए अगर हाँ। हम एक समुच्चय लें जिसमें 2 फलों के नाम हैं, ठीक है। कि एक सेब और दूसरा अंगूर, बिल्कुल सही। तो इसके 4 उपसमुच्चय बन सकते हैं। बताइए कौन कौन से होंगे? पहला होगा रिक्त समुच्चय। हाँ, दूसरा होगा जिसमें केवल सेब हो। बिल्कुल सही। तीसरा होगा जिसमें केवल अंगूर हो। बिल्कुल सही। और चौथा होगा जिसमें सेब और अंगूर दोनों हो। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए कुल आपके जो उपसमुच्चय बन गए वो कितने बने? 4। बिल्कुल सही। तो इसमें से रिक्त समुच्चय और वो समुच्चय जिसमें दोनों सेब और अंगूर दोनों हैं, वो दोनों समुच्चय हमारे इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। बिल्कुल सही। इसका अर्थ यह है कि एक वो सबसेट जो सेट के बराबर है और एक रिक्त जो समुच्चय है, ये दोनों ही कैसे सबसेट कहलाएंगे? हमारे इम्प्रॉपर सबसेट। मतलब कौन से? अधि उपसमुच्चय। ठीक है बच्चों? जी मैम। और जो अंगूर से बना हुआ सेट है, सेब से बना हुआ सेट है, ये दोनों कैसे सेट है? एकल सेट है, मतलब एकल समुच्चय है, सिंगलटन सेट है। ये दोनों जो सबसेट्स होंगे ये कहलाएंगे हमारे प्रॉपर सबसेट। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है बच्चों? जी मैम। अब चर्चा के विषय को आगे बढ़ाते हैं और एक महत्वपूर्ण समुच्चय की बात करते हैं जिसे हम पावर सेट कहते हैं। पावर सेट को हिंदी में हम घात समुच्चय कहते हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। उदाहरण की सहायता से घात समुच्चय को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। सबसे पहले हम वही अपना छोटा सा उदाहरण फिर से एक बार ले लेते हैं, क्योंकि छोटे उदाहरण से शायद आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों? जी मैम। तो सबसे पहले एक सेट लिया हमने, सेट ए, और सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वे 2 एलिमेंट्स हैं, 1, 2। ठीक है? जी मैम। इनके सभी उपसमुच्चयों को लिखिए। हमें यह पता है कि 5 यानी रिक्त समुच्चय सभी सेट्स का सबसेट होता है। अभी अभी हमने पहले भी ये बात कही थी। ठीक है बच्चों? जी। इसलिए 5 समुच्चय ए का एक सबसेट है। ठीक है? जी मैम। हम देखते हैं कि 1 व 2 जो 1 से बना हुआ जो सेट है और 2 से जो बना हुआ सेट है, मतलब उसमें 2 एलिमेंट्स थे, तो एक बार हम कैसे बनाते हैं सबसेट को?
एक एक एलिमेंट लेकर, ठीक है। तो कितने आपके पास एकल उप समुच्चय बन गए? 2। 1 और 2 वाले, ठीक है जी मैम। हमें यह भी ज्ञात है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का सबसेट होता है, ये भी जानते हैं हम। जी मैम। ठीक है, इसीलिए स्वयं सेट ए का ही सबसेट भी होगा, जानते हैं ये बात? जी मैम। अतः कुल मिलाकर कितने सबसेट्स हो गए? 4। फाई एकल उप समुच्चय 1 व 2 और एक जो सेट सबसेट के बराबर जो होता है वो कौन सा है? 1 और 2, ठीक है जी मैम। अतः इन सभी सबसेट्स को एक नए सेट बी में रख दिया जाए और ये सारे सबसेट उस नए सेट बी के एलिमेंट्स हों, तो नए सेट बी को सेट ए का पावर सेट यानी घात समुच्चय कहेंगे, ठीक है बच्चों? जी मैम। मैं आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ। इसका अर्थ यह है कि आपने एक सेट से जितने भी उप समुच्चय बनाए हैं, यदि हम उन उप समुच्चयों का एक और सेट बना लें तो वह सेट हमारे पहले वाले सेट का घात समुच्चय यानी पावर सेट कहलाता है, ठीक है? जी मैम। हमेशा याद रखिए कि पावर सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वे स्वयं भी सेट होंगे। मतलब पावर सेट कैसा सेट है? जिसके एलिमेंट्स खुद भी सेट होते हैं। जी मैम। मतलब इसीलिए उसका नाम पावर सेट है, ठीक है ना? जी मैम। अतः समुच्चय ए के उप समुच्चयों का संग्रह सेट ए का घात समुच्चय कहलाता है। इसे हम लोग निरूपित करते हैं, पावर का हम P अल्फाबेट लेते हैं और जिस सेट के लिए आप पावर सेट बना रहे हैं उसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है बच्चों? जी मैम। यानी कि पावर सेट का प्रत्येक एलिमेंट खुद भी एक सेट होता है, ठीक है बच्चों? जी मैम। आप कोई उदाहरण बता सकते हैं? बताइए। मैम जैसे कि एक सेट है जिसमें हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स हैं, ठीक है, AEIOU, बिल्कुल सही। और इसकी जब हम सबसेट बनाएंगे और इसे एक न्यू सेट में रख देंगे इसके सबसेट को, तो जो न्यू हमारा सेट बनेगा उसे हम पावर सेट बोलेंगे। बिल्कुल सही। मैम जैसा इसने अभी बताया कि इंग्लिश के वोवेल्स का हम सेट बनाते हैं, तो मैम हमारे पास पहले 1-2 के एलिमेंट के सेट होते थे तो हम बहुत इजीली काउंट कर लेते थे कि 4 बन रहे हैं 5। यहाँ तो मैम बहुत सारे सेट बन रहे हैं, तो ऐसा कोई सेट नहीं सबसेट बन रहा है, तो ऐसा कोई सही। फॉर्मूला है क्या मैम कि जिससे हम काउंट कर ले कि कितने सबसेट बनेंगे? बिल्कुल ठीक बच्चों, यदि हम किसी सेट के पावर सेट के कुल एलिमेंट्स की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सूत्र बता सकते हैं। जैसे यदि सेट ए में अवयवों की संख्या मान लीजिए k है, मतलब एक अचर राशि आपने यहाँ पे मान ली है, क्या है वो? k है। तो सेट ए के पावर सेट के कुल अवयवों की संख्या 2 की पावर k होगी, है ना? 2 raised to k, यानी 2 के ऊपर कितनी घात लगेगी? k, ठीक है बच्चों? जी मैम। इसी प्रकार यदि सेट ए में अवयवों की संख्या 2 हो तो आप मुझे बताइए कि सेट ए के पावर सेट में कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी? 4, क्योंकि 2 के ऊपर घात कितनी लगेगी? 2, यानी 2 raised to 2, यानी 2 की पावर क्या कर रहे हैं हम लोग? 2, तो कितना हो जाएगा? 4। और आपने अपने पिछले काफी एग्जाम्पल्स में ऐसा देखा भी है। अभी थोड़ी देर पहले ही जब हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, जिस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं 1, 2, उसमें कितने उप समुच्चय थे नवनीत? 4 उप समुच्चय। ठीक है, अगर आप वहाँ पर सारे उप समुच्चय लिखकर ना देखें और कुल आपको गिनती ही बतानी हो कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो क्या आप इस सूत्र की सहायता से बता पाएंगे? जी मैम। ठीक है, 2 raised to 2, 2 की पावर 2, ठीक है बच्चों? जी मैम। यदि किसी सेट में अवयवों की संख्या 3 हो तो आप मुझे बताओ उस सेट के पावर सेट के कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी? बताइए। मैम 8, क्योंकि 2 की पावर क्या हो जाएगा? 3, बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों? जी मैम। सही बताया आपने। अभी जो उदाहरण घात समुच्चय के लिए हमने लिया था वह इस सूत्र की सत्यता को भी बताता है। ठीक है बच्चों? जी मैम। अच्छा बताओ, यदि एक सेट में 5 एलिमेंट्स हो तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 1 मैम। किस प्रकार आप बताएंगे? मैम 2 की पावर उसके अंदर 0 एलिमेंट्स है,
ठीक तो है, हम 2 की पावर 0 करेंगे जो कि 1 के बराबर होती है। बिल्कुल सही। यानी उस सेट के पावर सेट में एलिमेंट्स की संख्या 1 होगी, वह भी क्या 5। बिल्कुल सही कहा आपने। अब बात करते हैं एक और सेट के बारे में जिसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है बच्चों? जी मैम। यूनिवर्सल सेट को हिंदी में सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। जनरली हमें किसी विशेष संदर्भ में एक आधारभूत सेट के अवयवों और उसके सबसेट्स पर विचार करना पड़ता है। ठीक है बच्चों? जैसे संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम का अध्ययन करते समय हमें नेचुरल नंबर के सेट और उसके सबसेट्स में रुचि होती है। ऐसा ही करते हैं ना? जब पहली बार मैंने भी आपको पहले कुछ अंकों में बताए थे उदाहरण, तो हम बहुत बार कैसे उदाहरणों का प्रयोग करते थे जो हमारे नंबर सिस्टम से लिए जाते हैं। जैसे सेट हुआ आपका नेचुरल नंबर्स का, इंटीजर्स का सेट हुआ, होल नंबर्स का सेट हुआ, है ना? ठीक है बच्चों? और फिर उसके बाद यह आधारभूत समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाते हैं। इसका अर्थ यह है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए आप कोई सेट बनाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले का उदाहरण लेते हैं हम। आपने 1, 2 लिया, ठीक है? आपको अच्छे से पता है कि ये सेट आपने किसी बड़े सेट से बनाया है। कोई ना कोई इसके लिए आधारभूत सेट रहा होगा या नहीं? अगर मैं अपने सेट में 1, 3, 5, 7 लेती हूँ तो ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है। ठीक है? और ये कहाँ से आई है? नेचुरल नंबर से आई है। इसका मतलब इस सेट के लिए जो बेस्ड सेट होगा, जहाँ से ये नंबर्स आए हैं, जहाँ से ये सेट आपने बनाया है, तो ये नंबर कहीं ना कहीं से आपने पहले किसी मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट से लिए होंगे ना? स्टैंडर्ड सेट से लिए होंगे। वो जो स्टैंडर्ड सेट्स हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके यूनिवर्सल सेट कहलाते हैं। ठीक है? एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देती हूँ। आप इंग्लिश के अल्फाबेट जानते हैं? कितने होते हैं कुल संख्या में? 26। ठीक है? अब मैं केवल एक छोटा सा सेट बना रही हूँ जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के केवल स्वरों को एकत्र किया गया है। ठीक है? जी मैम। अब आप मुझे बताइए, इस सेट के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के वो 26 अक्षर, क्या वो सेट यूनिवर्सल सेट का काम करेगा? जी मैम। क्या आपको समझ में आ गया? जी मैम। ठीक है? ऐसे ही जब हम सम संख्याओं, विषम संख्याओं या अभाज्य संख्याओं के समुच्चय बनाते हैं तो जो उनके आधारभूत सेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे होल नंबर्स का सेट, हमारे इंटीजर्स का सेट, हमारे नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है बच्चों? जी मैम। उदाहरण के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी गांव में कुल वहाँ पे जितने लोग रहते हैं, यानी टोटल जो वहाँ पे जनसंख्या है, अगर आप उसकी संख्या की गणना करना चाहते हैं, उसका एक सेट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा रहेगा? मैम एक देश की अगर हम पूरी जनसंख्या देखें तो वो उसके लिए यूनिवर्सल सेट। और अगर हम किसी देश की जनसंख्या कुल मतलब पूरी देश की जनसंख्या का एक सेट बनाना चाहते हैं जिसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे? हमारे देश की जनसंख्या, तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा हो जाएगा हमारे लिए? पूरे विश्व। बिल्कुल सही, बहुत सही। क्या आप कोई और उदाहरण भी बता सकते हैं इसके लिए? मैम जैसे कि कोई हम एक सेट में लेते हैं, एक ए सेट लेते हैं, उसमें 2, 4, 6, 8 है हमारे एलिमेंट। ठीक है, यानी आपने 4 सम संख्याओं का एक समुच्चय बनाया है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर्स का हो जाएगा। हाँ, ले सकते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारा नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, इसी प्रकार आज आप लोग जो हमने आज पढ़ा है आज के अंक में, इन सारे उप समुच्चयों का फिर से अध्ययन करेंगे एक बार और कोशिश करेंगे कि और भी उदाहरण आप इनकी परिभाषा की सहायता से सीख सकें। ठीक है बच्चों? जी मैम। अगले अंक में फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मैम। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि सेट थ्योरी के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी हो गई होगी और इस विषय के बारे में आपको बता रही थी IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा। साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक, प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर हैं
9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।